Good morning students. We are started from physics topic laws of motion class 11th and पिछले सेशन में हमने इसके फर्स्ट टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट हम इस सेशन में नेक्स्ट टॉपिक्स को देखेंगे। तो फर्स्टली हमने यहाँ पे क्या क्या रीड किया था उन सब चीज़ों को यहाँ हम डिफाइन कर लेते हैं एक बार। लॉज ऑफ मोशन में हमने ये सारी कंडीशंस को डिफाइन कर लिया था कि कैसे यहाँ एक्सप्लेनेशन हुई थी, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए थे गैलीलियो ने, एंड अगेन ऑल ओवर कंडीशंस हमने यहाँ फॉलोज कर ली थी। ठीक है, ये सब एक्सप्लेन करने के बाद हमारे पास इनर्शिया, हमारे पास एक टॉपिक था जिस पे हमें डिस्कस करना था। उसी टॉपिक की हम बात करते हैं, इनर्शिया। ठीक है, नेक्स्ट फिर टॉपिक हम देखेंगे लॉज ऑफ मोशन के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉज की हम बात करेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर कि हम फर्स्ट वीडियोस में कंप्लीटली हम पढ़ चुके हैं कि लॉज ऑफ मोशन का एक्सप्लेनेशन क्या था, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हमने यहाँ पे ड्राइव किए थे। इस सेशन में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया एंड दैट मीन्स कि कौन कौन सी इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, कि इनर्शिया क्या होता है, व्हाट इज मीन इनर्शिया एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया। यहाँ हम इस चीज का डिस्कशन करेंगे। इज दैट क्लियर? तो हम क्या देखेंगे इस चीज के लिए, इनर्शिया, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स कि जो इनएबिलिटी होती है एक बॉडी की, वो चेंज कर लेती है अपने स्टेट को, एंड रेस्ट पे है, देन वो मोशन करती है, देन मोशन है, मूविंग है, तो वो रेस्ट पोजीशन पे आता है इनर्शिया। वो इट्स मीन्स इनर्शिया। इज दैट क्लियर? एंड ये किसके अलोंग चलता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज, मीन्स कि हमने पोजीशन चेंज की है। पहले हम यहाँ थे रेस्ट पोजीशन पे, देन जैसे ही इनर्शिया हुआ, इन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। फोर्स की हमने पिछले सेशन में भी बात की थी, व्हाट इज फोर्स, कैसे अप्लाई होता है, ये सब कंडीशंस हमने वहाँ डिफाइन की थी। तो वही एक्सटर्नल फोर्स हमने जब अप्लाई किया तो जो रेस्ट वाली पोजीशन है वो हमारी क्या होगी, मूविंग पोर्शन चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट टाइप हमारे पास होता है इनर्शिया is a static, means rest position, and then second हमारे पास होता है moving inertia, then third हमारे पास होता है direction of inertia। तीनों के बारे में हम यहाँ एक्सप्लेनेशन करेंगे कैसे कैसे डिफाइन होते हैं। इनर्शिया ऑफ स्टैटिक के लिए मीन्स रेस्ट के लिए, रेस्ट पोजीशन के लिए, एंड इनर्शिया ऑफ मूविंग पार्टिकल के लिए, एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देन हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं रेस्ट पोजीशन के लिए। तो उसमें हमें यहाँ कंडीशंस देखनी है कि हमारे पास कंडीशंस क्या क्या है। तो उन सारी कंडीशंस को ड्राइव करेंगे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या एक्सप्लेनेशंस करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च of which the remains in its states of a rest। it means कि ये वो प्रॉपर्टी है जो कि रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि रेस्ट में है। ठीक है, इसमें मूविंग पार्टिकल्स नहीं होते, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन नहीं करता है। ठीक है, लाइक दैट हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, a person standing in a bus tends to fall backward when the bus starts suddenly। means कि एक पर्सन है वो बस के अंदर स्टैंडिंग है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, एंड वो फॉल, वो किस साइड डायरेक्शन में, अगर हमारी बस सडनली मूव करेगी। अभी हम कहाँ थे, रेस्ट पोजीशन पे थे एंड हम स्टैंडिंग थे। ठीक है, हम खड़े हुए थे। जैसे ही बस ने चलना स्टार्ट किया, मूविंग द फ्लो अप डायरेक्शन में, उसने एक्स डायरेक्शन में मूव करना फ्लो किया, तो हम क्या करते हैं, सडनली
बस स्टार्ट हुई तो जो हमारी बॉडी है वो टेंस टू फॉल, हमें क्या महसूस होता है कि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ये चीज़ें हमने भी फील की है कि हम बस में बैठे हुए हैं या स्टैंडिंग है, हम खड़े हुए हैं, जैसे अचानक से बस क्या करती है हमारी सडनली स्टार्ट होती है। पहले रेस्ट पोजीशन पे थी, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, जैसे ही बस स्टार्ट होती है तो इट मीन्स कि हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है। तो किस रीजन से होता है? इनर्शिया ऑफ अ रेस्ट की वजह से। नेक्स्ट है फ्रूट्स फॉल डाउन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट व्हेन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री आर सेकंड। इट मीन्स कि सेम कंडीशन यहाँ है एंड सेम कंडीशन यहाँ डिफाइन हो रही है कि रेस्ट की पोजीशन किस किस टाइप से होती है। डस्ट पार्टिकल्स ऑन अ कारपेट फॉल इफ वी बीट द कारपेट विद द स्टिक। इट मीन्स कि हम जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो जो कारपेट होता है हमारे पास उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अगर वो एक साइड बिछा हुआ है, कहीं भी रखा हुआ है, तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स अपने आप ही अरेंज आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हम उस पर चले या हमने रखा है तो यहाँ से रूम के डस्ट पार्टिकल्स उसमें ऑब्जर्व कर लेंगे। वो जैसे ही हम उसको ड्रॉग ऐसे झटकारेंगे तो क्या होगा कि उसमें से जो डस्ट पार्टिकल्स है वो बाहर की तरफ फ्लो होंगे। तो वो कंडीशन क्या है कि रेस्ट से कहाँ हो गई? वो मोशन में हो गई। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स ऑन अ कारपेट फॉल इफ वी बीट, ये हमने अभी समझा ही है। विद अ क्विक पुल a table cloth can be removed from a dining table without disturbing this is on its due to the inertia of a rest। मीन्स कि मैं इस पेपर को लाइक दैट हम इस पेपर की ही बात कर लेते हैं कि मैंने अगर टेबल पे इस पेपर को इस तरीके से रखा हुआ है और यहाँ पे मेरे पास ये पेन रखा हुआ है, तो मैंने लाइकली इसे इजी वे में एक झटके के साथ खींच लिया, तो ये पेन अपनी पोजीशन पे ही रखा हुआ रहेगा, रेस्ट की पोजीशन पे रहेगा। सिर्फ मूव क्या करेगा? हमारे पास ये पेपर मूव करेगा। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पे जो कंडीशन होगी हमारी वो देखेंगे, इनर्शिया ऑफ अ मोशन। इट मीन्स काइनेटिक इनर्शिया। द property by which it remains in a state of a motion। A person is running bus falls forward the bus when stopped suddenly। हमने वहाँ क्या पढ़ा कि हम रेस्ट पोजीशन पे थे, यहाँ हमारे पास क्या है कि हम मोशन कर रहे हैं और मोशन करते करते हम अचानक से सडनली रेस्ट पोजीशन पे आ जाते हैं। तो हमें क्या फील होता है, क्या महसूस होता है, वो सारी कंडीशंस यहाँ लिखी हुई है। ये चीज़ें बस को ना लेके हम कार में भी फील कर सकते हैं कि हम आगे की तरफ या पीछे की तरफ पुश और पुल फील करते हैं, फोर्स को हम फील करते हैं, इनर्शिया को हम फील करते हैं। ए पर्सन कि एक पर्सन है वो रनिंग अ बस, मतलब चलती हुई बस में है, एंड देन वो बस सडनली क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। तो जो हमारी बॉडी है वो फॉल्स कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। एथलीट टेकिंग अ शॉर्ट रन बिफोर अ जंप। ठीक है, इज दैट क्लियर कि हमारे पास ये कंडीशंस कैसे होती है? फोर्स ऑन अ बुक एट अ रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये भी एक कंडीशन होती है कि फोर्स है वो अगर हमारी बुक रेस्ट पे है ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो उस पे इनर्शिया कैसे फॉलो होगा, उस कंडीशन को भी यहाँ पे शो किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाली कंडीशन है कि बुक को कैसे शो करना है कि फोर्स अप्लाई करेंगे इस टेबल से। द फोर्सेस आर टू। इट मीन्स कि यहाँ टू टाइप्स के फोर्सेस होंगे जो इसको फॉलो करेंगे। ये टेबल है, इस पे कौन कौन से फोर्सेस यहाँ अप्लाई होंगे, इन कंडीशंस को हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। तो देन हमने यहाँ पे क्या देखा है? फर्स्टली हम यहाँ देखेंगे इफ द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज वेट एक्टिंग डाउनवर्ड। अब ये बुक हमारी कहाँ रखी हुई है? एक टेबल पे रखी हुई है। तो इस टेबल पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट इक्वल्स टू mg, जिसे हम डिफाइन करते हैं ग्रेविटी फोर्स। मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारे पास डिफाइन होता है। मैंने बताया था कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की हमने बात की थी। तो सेम एज इट इज यहाँ पे ये बुक रखी हुई है टेबल पे। अभी स्टेबल क्यों है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी अगर जैसे ही टेबल हटाई तो ये कहाँ जाएगी? सीधा नीचे जाएगी। लेकिन जो वेट है इस बुक का वो कहाँ एक्ट कर रहा है? वेट हमारा नीचे की तरफ कर रहा है, एक्टिंग डाउनवर्ड कर रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इज दैट क्लियर?
नेक्स्ट इज हमारे पास है द अपवर्ड फोर्स ऑन द बुक बाय द टेबल ऑफ द नॉर्मल फोर्स आर। अब ये हमारे पास कंडीशन मैंने बताई थी कि जो कांटेक्ट फोर्सेस होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं, ये सारी कंडीशंस होते हैं। तो डाउनवर्ड हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये बुक इसके स्टेबल रहती है, इस टेबल पे रखी हुई रहती है, ना तो नीचे की तरफ जाती है ना ही वो ऊपर की तरफ जाती है, सिर्फ वो इस बुक पे स्टेबल रहती है, मोशन नहीं करती, रेस्ट पे रहती है। तो जो फोर्स यहाँ इसको स्टेबल बनाए रखते हैं, एक तो ग्रेविटेशनल हो गया और एक अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है हमारे पास नॉर्मल फोर्स, जो ये दोनों इक्वल फोर्सेस लगाते हैं, जिसकी वजह से ये बुक हमारी स्टेबल कंडीशन में ही रहती है, ये यहाँ से मोशन नहीं करती है। इज दैट क्लियर कि हमारे पास टू फोर्सेस कैसे अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिंस द बुक रेस्ट द नेट फोर्स ऑन द बुक मस्ट बी जीरो। तो इट मीन्स कि ये क्या डिफाइन कर रहा है कि जब हमारे पास नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में एंड ग्रेविटेशनल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन एंड ये नेगेटिव डायरेक्शन दोनों इक्वली फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, यहाँ पे इक्वली फोर्सेस अप्लाई हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों की जो वैल्यू होगी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, जिससे यहाँ जो नेट वैल्यू नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। वही कंडीशन यहाँ पे डिफाइन की हुई है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक एग्जाम्पल फोर्सेज ऑन अ कार। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है कि हम इस कार पे फोर्सेस को देखेंगे कि कौन कौन से फोर्सेस इस कार पे अप्लाई होते हैं। तो उनकी बात हम यहाँ कर लेते हैं। व्हेन द कार इज स्टेशनरी देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जब हमारी कार रेस्ट पोजिशन पे है तो इट मीन्स कोई भी फोर्स नहीं है। अभी हमने बताया कि नीचे ग्रेविटेशनल एंड ऊपर नॉर्मल फोर्स रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से एक दूसरे को जीरो कर देते हैं, तो इस पर कोई भी नेट फोर्स अप्लाई नहीं होता है। ड्यूरिंग पिकअप इट एक्सिलरेट, इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्सिलरेट्स द कार एज अ होल। मीन्स कि जैसे ही ये पिक करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी v, तो दोनों का चेंज हो रहा है। तो यहाँ क्या आ जाता है, हमारे पास एक्सेलरेटेड हो जाती है गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। चेंज द वेलोसिटीज मीन्स कि यहाँ एक्सेलरेशन हो गया, जिसकी वजह से जो फोर्स लगेगा इस सरफेस एंड यहाँ पे इस कार के पिक करने से, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसी को हमने डिफाइन किया, फ्रैक्शनल फोर्स से डिफाइन किया है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेन द कार मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स। मीन्स कि अगर हमारे पास वेलोसिटी v, dv मैं छोटा पार्ट ले लेती हूँ कि v हमारी कांस्टेंट है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ कोई भी नेट फोर्स अप्लाई ही नहीं होगा, सेम वेलोसिटी के साथ चलेगा। तो जो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस हैं वो यहाँ पे वेलोसिटीज में v है, फाइनल वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट रहेगी कि उसी स्पीड के साथ, उसी वेलोसिटी के साथ वो मोशन करता रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ही नहीं होगा। फ्रिक्शंस ऑन द फ्रंट व्हील्स अपोज द स्पिनिंग, सो फ्रिक्शन मस्ट, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है जो व्हील्स के अपोज करता है। मीन्स कि हमारी जो स्लिप होती है गाड़ियाँ, तो उसको रोकता है। फ्रिक्शंस हेल्प भी करता है एंड अपोज भी करता है। जो फोर्स हम आगे की तरफ लगा रहे हैं, फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन क्या जाता है, हम बैकवर्ड डायरेक्शन में ही अप्लाई करें। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोमेंटम। इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को डिफाइन कर लेते हैं कि टेंशन जो हमने टॉपिक पढ़ा था, टेंशन जो हमने टॉपिक यहाँ पे डिफाइन किया था, उसकी हम यहाँ कुछ क्वेश्चंस को, कंडीशंस को कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है एक, उसको हम यहाँ डिफाइन करेंगे। फर्स्टली कि सी ए मास ऑफ
a mass of 6 kg suspended, ठीक है, and by a rope of length 2 meter from the sling। ये कंडीशंस हमें यहाँ गिवन है, ये एग्जाम्पल है हमारे बुक का जो कि इम्पोर्टेंट है। सो हम यहाँ पे इस एग्जाम्पल्स में गिवन चीज़ें यहाँ पे डिफाइन करेंगे। हमारे पास ये कुछ डायग्राम है इसका, जिसे हमें डिफाइन करना है कि नॉर्मल डायग्राम कैसे डिफाइन होगा। उस कंडीशन को हमें यहाँ पे फॉलो करना है कि नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे m मास है, ये सरफेस है, प्लेन सरफेस है हमारे पास, ठीक है। इस कंडीशन में इसको ड्रॉ करेंगे हम कि हमारे पास ये नॉर्मल कैसे बनाएगा। देन हम इसमें देखेंगे कि टेंशन फोर्सेस कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? हमारे पास यहाँ T1 गिवन है बुक में एंड 1 मीटर यहाँ गिवन है, 50 न्यूटन फोर्स यहाँ अप्लाई है हमारे पास एंड 60 न्यूटन फोर्स मास, m के पास वेट एंड यहाँ 1 मीटर, ये T2 एंड यहाँ हमारे पास एंगल थीटा गिवन है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सेकंड जो हमारे पास डायग्राम है उसमें हमारे पास नॉर्मल हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। नॉर्मल का बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, फ्री बॉडी डायग्राम FBD मीन्स कि हमें ये सब कंडीशंस को एक पॉइंट में ही ड्रॉ करना है, इस पॉइंट को ही लेके चलना होता है। इसी के थ्रू हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कि कौन कौन से फोर्सेस किस किस डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जो कि हमें डिफाइन करता है कि नीचे की तरफ हमारे पास एक फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन एंड ऊपर की तरफ हमारे पास टेंशन लग रही है इसमें T2 कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन है हमारे पास T2 कंडीशन हो गई। नेक्स्ट C हमारे पास होता है कि एक फोर्स हमारे पास यहाँ पे टेंशन फोर्स अप्लाई है, दैट ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये A कंडीशन है, ये B कंडीशन है एंड ये हमारे पास C कंडीशन है। इज दैट क्लियर? इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास ये 50 न्यूटन है, ठीक है। यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक और फोर्स अप्लाई है जिसे हमने T2 और इसे हमने T1 से डिफाइन किया है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास पूछा क्या है इसने कि 50 न्यूटन हमारे पास फोर्स है, 60 न्यूटन फोर्स हमने अप्लाई किया है इस मास पे। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है कि अप्लाइड द मिड पॉइंट P ऑफ रोप एज सो दैट व्हाट इज द एंगल ऑफ द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। मीन्स कि हमें यहाँ डिफाइन करना है एंगल। तो हमें क्या डिफाइन करना है, एंगल जो कि हॉरिजॉन्टली देखना है, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम वर्टिकली हमें यहाँ पे डिफाइन करना है कि हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन क्या क्या है एंड वर्टिकली हमारे पास डायरेक्शन क्या क्या है। इज दैट क्लियर? तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमने यहाँ क्या देखा कि टेंशन फोर्स मैंने बताया था कि अगर हम यहाँ इस डायरेक्शन में बैठे हैं तो हमें टेंशन शो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर मैं इस पॉइंट पे बैठी हुई हूँ तो मुझे टेंशन शो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। सेम एज इट इज है कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ तो मुझे टेंशन फोर्स होगा यहाँ T2 डायरेक्शन में एंड इस पॉइंट से यहाँ शो होगा हमारे पास T2। अब ये जो स्ट्रिंग्स है ये दोनों सेम है या फिर अलग अलग डिफरेंट स्ट्रिंग्स की बात की है। बिकॉज ऑफ यहाँ टेंशन T1 और T2 है तो इट मीन्स कि यहाँ स्ट्रिंग्स हमारे पास चेंज है, दोनों में डिफरेंट स्ट्रिंग्स है। और जो फोर्स हमारे लग रहा है, एक हमारे पास 50 न्यूटन एंड देन नीचे की तरफ जो वेट है उस पर जो फोर्स है वो हमारे पास 60 न्यूटन है। तो फर्स्टली हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे फर्स्ट स्ट्रिंग का जिसकी हमारे पास 1 मीटर लेंथ है, ठीक है। अब G की वैल्यू हमें गिवन है 10 इसको हम क्या करेंगे, वेट हमारे पास होता है mg, तो mg हमारे पास है, मास कितना है यहाँ पे 60 न्यूटन फोर्स हमने अप्लाई किया है, g कितना है हमारे पास 10। इज दैट क्लियर या रॉन्ग? ठीक है,
तो टेंशन हमारे पास यहाँ पे 6G हम डिफाइन करेंगे या नहीं करेंगे इस चीज को, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6G मास का पार्टिकल हमने लिया था फर्स्टली जो हमने अप्लाई किया था, ये 6 kg का हमारे पास है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कंडीशन, मास कितना है हमारे पास क्लास 6 मास है एंड G की वैल्यू हमारे पास है 10, तो ये कितना हो गया हमारे पास 60। ठीक है, इज दैट क्लियर कि फर्स्ट जो वैल्यू हमारे पास आई है T2, ये नॉर्मल फ्री बॉडी डायग्राम के लिए जो T2 वैल्यू आई है हमारे पास 6 × 10, क्योंकि जो मास है हमारे पास वो कितना kg है 6, तो यहाँ कितना हो गया 60 हमारे पास ये वैल्यू डिफाइन हो गई। देन हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि जो दूसरी कंडीशन है हमारे पास, जो दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम हमारा बन रहा है वो T1 वाली डायरेक्शन, ये फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे, इसकी हम बात करेंगे जो कि हमने यहाँ ड्रॉ किया है। इसमें हम वैल्यूज को इक्वल करेंगे, T1 हमारा अपर डायरेक्शन में एंड T2 हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम पोजीशन को चेंज कर दें तो T1 भी हमारा डाउनवर्ड में रहेगा और T2 भी हमारा अपवर्ड में रहेगा एंड 50 न्यूटन फोर्स हमारे पास यहाँ रहेगा। T2 की वैल्यू 60 न्यूटन हमारे पास डिफाइन हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या करना है कि कंपोनेंट्स देख रहे हैं। जब थीटा एंगल बन रहा है तो मैंने हमेशा बताया जब थीटा एंगल जिसके साथ बनता है उस कंडीशन को हम ले लेते हैं T1 cos थीटा एंड जिसकी अपोजिट परपेंडिकुलर बनता है वो T1 cos थीटा एंड थीटा जहां से बन रहा है cos थीटा होगा हमेशा और थीटा के अपोजिट वाला हमेशा sin थीटा से डिफाइन होता है। तो T2 हमारे पास ये वाला कंपोनेंट हो गया T1 sin थीटा एंड ये वाला कंपोनेंट हमारे पास हो जाएगा T1, एक कंपोनेंट हमारे पास होगा T1 cos थीटा एंड एक कंपोनेंट हमारे पास होगा T1 sin थीटा। इज दैट क्लियर? अब हमें पता है कि T1 cos थीटा किसके इक्वल आ रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो T1 cos थीटा T2 के इक्वल है एंड T1 sin थीटा इस वाले डायरेक्शन का कंपोनेंट है T1 sin थीटा, तो ये कंपोनेंट किसके इक्वल हो गया 50 न्यूटन का। T2 की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी T1 cos थीटा इक्वल्स टू में कितना होगा 60 न्यूटन एंड T1 sin थीटा इक्वल्स टू में 50 न्यूटन, ये डिफाइन होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम इसको आगे सोल्व करते हैं कि दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे, दोनों का इक्वेशन को रेशियो कर देंगे फर्स्ट एंड सेकंड, तो डिवाइडेड करेंगे 2:1। साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमारे पास डिफाइंड होता है tan थीटा। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट ऑल आवर स्टूडेंट्स? तो हम यहाँ डिफाइन करेंगे, हमारे पास जो टर्म आएगी वो कंडीशन क्या आएगी हमारे पास T1 sin थीटा हमारे पास 50 न्यूटन्स है एंड T2 cos थीटा, तो हम यहाँ पे cos थीटा बाय sin थीटा कंडीशन लेंगे या फिर अपोजिट कंडीशंस को फॉलो करेंगे, sin थीटा बाय cos थीटा, यहाँ T1 है देन यहाँ T1 है, sin थीटा 50 एंड यहाँ 60, तो T1 से T1 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, साइन बाय कॉस हमारे पास टर्म बन जाएगी यहाँ पे tan थीटा। हमें निकालना क्या है एंगल, तो tan थीटा इक्वल्स टू हमारे पास कितना आएगा 5/6, तो थीटा इक्वल्स टू हम डिफाइन कर सकते हैं tan इनवर्स 5/6 डिफाइन कर सकते हैं। अब ये 5/6 की जो वैल्यू है वो हमें लर्न करनी है कि हमारे पास वैल्यूज कैसी होती है, वो टेबल होती है ट्रिग्नोमेट्रिक में, उस टेबल को हमें यहाँ पे लर्न करनी है। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/6 की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो 40 डिग्री वैल्यू यहाँ पे डिफाइन होगी। इज दैट क्लियर? तो थीटा हमारा यहाँ से डिफाइंड हो जाता है। ऑल आवर स्टूडेंट्स डन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट में हमने देखा था, एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ मैं फर्स्ट क्वेश्चन को, कि हमारे पास क्या क्या गिवन था। मास गिवन था, ठीक है, और लेंथ गिवन थी, ये 2 मीटर लेंथ है, और रूप है फ्रॉम द स्लिंग। अब वो स्लिंग है सस्पेंडेड है, थीटा एंगल डिफाइन करना था। पहले हमारे पास ये पूरा सर्किट डायग्राम था। इस डायग्राम को हमने कन्वर्ट किया फ्री बॉडी डायग्राम, फर्स्ट एंड सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम। इसके बेसिस पे हमने सारी कंडीशंस को फॉलो करके वैल्यूज को डिफाइन किया कि T1 10, T2 किसके इक्वल होगा 60 के, एंड T1 किसके इक्वल होगा, T1 के कंपोनेंट्स हो गए, बिकॉज ऑफ यहाँ थीटा एंगल आ रहा है, देन हमें थीटा की वैल्यू यहाँ से डिफाइन करेंगे। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वो मास फोर्स पे अप्लाई, फोर्स की कंडीशन पे है, जिसको हम ड्राइव कर लेते हैं एक बार, जिससे ताकि हमें अच्छे से समझ आए कि फोर्स की कंडीशंस कैसे कैसे फॉलो होती है एक्सीलरेशन में, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस को कैसे डिफाइन करते हैं। तो फोर्स की हम यहाँ पे कंडीशंस देखेंगे तो ये कांस्टेंट, क्वेश्चन हम पहले यहाँ डिफाइन कर लेते हैं कि हमने क्या लिखा है। अ कांस्टेंट रिटार्डिंग मीन्स कि एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होना। ये मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था फर्स्ट सेशन में कि रिटार्डेशन मीन होता है एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 kg मूविंग इनिशियली इसने यहाँ डिफाइन किया है, तो इट मीन्स कि इनिशियल पोजीशन भी होगी विद अ स्पीड एंड फाइनल पोजीशन भी होगी विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर सेकेंड इनवर्स यूनिट के साथ। हाउ डज the body take to stop। अब हमें यहाँ क्या देखना है, गिवन क्या क्या है, ए कांस्टेंट रिटार्डिंग मीन्स कि यहाँ पे एक्सीलरेशन है वो रिटार्डेशन में है, तो इसमें हमारे पास जो एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव टर्म में डिफाइन होगा। सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ है, तो ए है उसे हम हमेशा नेगेटिव में लिखेंगे, इसकी वजह से, जिसका मीन्स होता है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। एफ हमारे पास है 50 न्यूटन डिफाइन है। अप्लाइड फोर्स जो कि मास हमारे पास है 20 kg। इज दैट क्लियर? डिफाइन हमें क्या करना है यहाँ पे कि टेक अ टाइम टी हमें यहाँ डिफाइन करना है कि क्या होगा, टी की वैल्यू यहाँ पे हमें डिफाइन करनी है। इज दैट क्लियर? तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं टी की वैल्यू। अब कंडीशंस मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है कि फोर्स हमें 50 न्यूटन है, एक्सीलरेशन नेगेटिव में, तो ये फोर्स भी हमारा -50 से डिफाइन हो जाएगा, -50 से डिफाइन हो जाएगा। मास ऑफ द बॉडी हमारे पास 20 kg है। देन इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है 15 u इक्वल्स टू 15 मीटर सेकेंड इनवर्स हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे गिवन नहीं है, v इक्वल्स टू 0 से डिफाइंड है। एंड नेक्स्ट सेकेंड लॉ, अब यहाँ हम इक्वेशन ऑफ मोशन नो यूज करके हम यहाँ क्या फॉलो करेंगे, न्यूटन्स सेकेंड लॉ यूज करेंगे, जो हमारे पास क्या डिफाइन होता है, F इक्वल्स टू में ma से डिफाइन होता है। फोर्स हमारे पास गिवन है -50 न्यूटन, मास हमारे पास गिवन है 20 kg, एंड देन एक्सीलरेशन हमारे पास गिवन नहीं है जो कि रिटार्डेशन की वैल्यू को डिफाइन करता है। देयरफॉर
A इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा -50 बाय 20 kg। तो ये 22, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे डिफाइंड हो जाएगा एक्सीलरेशन से। देन नेक्स्ट हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया। इसके बाद हम क्या डिफाइन करेंगे इसकी कंडीशन में, इक्वेशन ऑफ मोशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिससे हमारे पास फाइनल वेलोसिटीज भी डिफाइन हो जाए, टाइम t डिफाइंड हो जाए। फाइनल वेलोसिटी तो हमने 0 ली है यहाँ पे, तो t टाइम हमें निकालना था कि कितने टाइम में हमारे पास स्टॉप होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, वो भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या होती है, v इक्वल्स टू u प्लस at। यहाँ गिवन क्या है 0, u इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, कितनी बताई थी मैंने 15, एंड a हमने यहाँ पे ड्राइव किया -2.5। डिफाइन क्या करना है हमें, t डिफाइन करना है। इज दैट क्लियर? तो हम t को डिफाइन करेंगे तो हमारे पास जो t की टर्म निकलेगी यहाँ से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं t के लिए, क्लास -u, v 0 है तो u को यहाँ लेके आएंगे तो -u बाय a से डिफाइन करेंगे। कंडीशन अब a हमारे पास डिफाइन है -2.5 माइनस u, माइनस मीन्स 15 -2.5। इज दैट क्लियर? रेशियो करेंगे एंड आंसर इज गिवन 6 सेकेंड्स हमारे पास यहाँ पे आंसर गिवन हो जाएगा। नेगेटिव टू नेगेटिव 1 0, तो यहाँ पे हमारे पास टर्म आंसर डिफाइन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस को फॉलो किया। नेक्स्ट सेक्शन में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।